Hello, dear students. It's Kiran. Today we will learn about remaining topics of Economics Chapter 4, that are role of technology, liberalization, trade barriers, and MNCs. So dear, ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर के जो बाकी टॉपिक्स थे वो मैं दे चुकी हूँ। इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट मैं 8 क्वेश्चन आपको दे चुकी हूँ। सी यहाँ तक मैं आपको दे चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। आज मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रही हूँ और आज भी ऑलमोस्ट वही 8 क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि 8 सारे बड़े हैं, इसमें छोटे भी हैं। सिर्फ मैंने उसको आपके उन टॉपिक्स को और सब टॉपिक्स को क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया है। तो 4 टॉपिक्स ही कवर करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। इसके बाद मुझे लगता है जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बस FAQs मैं डालूंगी, छोटे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके लिए। सो हम लोग शुरू कर लेते हैं। वैसे इससे पहले वाले वीडियो का मैं लिंक दे दूंगी नीचे, जिन्होंने नहीं देखा वो चेक कर लेना। सो डियर, लेट्स स्टार्ट। आज का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव enabled ग्लोबलाइजेशन। और डियर पेज नंबर मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, प्लीज़ आप बुक को ज़रूर देखें। आप देख रहे हो यहाँ मैंने पेज नंबर 62 दिया है। तो ग्लोबलाइजेशन में कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, इस क्वेश्चन में मैं आपको दे रही हूँ कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आज हमारे साथ है या फिर इतना डेवलप है। तो 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ही भी आपको बताए गए हैं। वैसे कई सारे फैक्टर्स हैं, उतना को मैंने इसमें नहीं डाला है, सिर्फ 2 फैक्टर्स लिया है क्योंकि अभी आपके लिए सिर्फ 2 ही बताए गए हैं। सो ये पहला फैक्टर है, दैट इज टेक्नोलॉजी, एंड सेकेंड इज लिबरलाइजेशन। तो दोनों को आप एक बार बता दो। दैट मीन कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही ग्लोबलाइजेशन जो है वो इतना इम्प्रूव हो गया है। तो टेक्नोलॉजी क्या क्या है, उससे क्या फ़ायदे हैं, उसके लिए आप पेज नंबर 62 और 62 के ही जो एक बॉक्स वाली चीज़ होगी उसको आप खोल कर डेफिनेटली चेक करो। यहाँ पे जैसे मैंने अंडरलाइन कर दिया। सो फर्स्ट पॉइंट, फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑफ लो कॉस्ट। सिंपली टेक्नोलॉजी की वजह से जो गुड्स हैं, सामान हैं, उनकी जो डिलीवरी होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। दैट मीन इसकी वजह से आपको वेट नहीं करना पड़ता, आसानी से फास्ट हो जाता है टेक्नोलॉजी में। जैसे मैं अभी एग्जांपल ले लूँ कि आज आपके पास बहुत से मार्केट हैं, ऑनलाइन मार्केट अवेलेबल हैं, जैसे अमेज़ॉन को लेती हूँ। तो कोई भी सामान आप ऑर्डर करते हो तो वो फास्ट, उतने दूर से अगर आप किसी सामान को मंगाना चाहो लॉन्ग डिस्टेंस से, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि बहुत आसानी से आप ऐसे चीज़ों को परचेज़ कर सकते हो। ये तो मैंने बहुत छोटी सी बात कर दी। अगर आप कहीं बाहर भी इस्टेब्लिश ऐसी कोई फर्म है या कंपनी है, उससे भी कुछ आप ऑर्डर करना चाहो तो आज आप बहुत आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस को बहुत कम टाइम में कर लेते हो। तो क्या है ये, टेक्नोलॉजी ही तो है। नेक्स्ट पॉइंट इज easy access to information through telecommunication such as mobile and fax extra। और वैसे जो भी इंफॉर्मेशन भी आपको लेना है या सेंड करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू जो है बहुत आसान हो गया। यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल पुट कर दिया है, मोबाइल एंड फैक्स। योर नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन in port handling cost due to container services एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिड्यूस हुआ है। एक साथ ही मैंने डाला है, आप चाहें तो इसको जो है सेपरेट भी कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने पेज 62 बॉक्स डाला हुआ है। ये मैं पॉइंट आपको थोड़ा समझा दूँ कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके जो ये थर्ड पॉइंट मैंने दिया है, तो ग्लोबलाइजेशन इतना आसानी से कैसे डेवलप हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से, तो ये भी टेक्नोलॉजी का ही एक एग्जाम्पल है कि पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट जो होता है, यानी जहाँ से आप ओवरसीज बिजनेस के लिए अपने सामान को एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो, तो वो पोर्ट पे जो सामान का सामान को जो लाना ले जाना होता है वो आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ कंटेनर सर्विस की सुविधा, यानी कोई भी सामान आपको भेजना है तो आप बड़े बड़े बॉक्स में, जो कि ऑब्वियसली कार्डबोर्ड जैसी चीज़ होते हैं, कुछ वुडन बॉक्स भी होते हैं, तो उसमें आप उन सामानों को रख देते हो, उस पे स्टिकर लगा देते हो कि भई वो कहाँ जाना है, क्या एड्रेस है। बहुत आसानी से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में हेवी सामान भी चला जाता है शिपिंग के द्वारा। तो ये कंटेनर सर्विसेज़ के लिए स्पेशली आप बुक खोल लो, उसमें देखना एक बॉक्स बना हुआ है पेज 62 पे, तो उसको रीड करो, वहीं से मैंने ये पॉइंट दिया है आपको।
और एयर ट्रांसपोर्टेशन जो लाइट वेटेज चीज़ होती है वो एयर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी बहुत आसान हो गया है। बहुत ज़्यादा सामान जो एयर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होने लगा, ग्लोबलाइजेशन आसान हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे हमारे यहाँ से फ्लावर्स जो है स्पेशली या फिर फ्रूट्स एप्पल वगैरह जो हैं वो यहाँ से अगर बाहर जाते हैं तो वो एयर ट्रांसपोर्टेशन से ही जाते हैं और वो तुरंत पहुँच जाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्पेशली जो फ्लावर्स होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत जल्दी वो ख़राब हो सकते हैं। लेकिन इतनी फ़ास्ट सर्विस है कि वो भारी तादाद में जो रोज़ेज़ वगैरह हमारे यहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन चले जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ही तो है। नेक्स्ट पॉइंट इज फास्ट ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ये मैंने वहीं पेज नंबर 63 बॉक्स से मैंने ये पॉइंट पुट किया है, यहाँ पे आप चेक कर लेना। और आज के टाइम पे जो है फास्ट ग्रोथ जो है कंप्यूटर और इंटरनेट का जिससे भी फ़ायदा मिला है, दैट मीन पहली चीज़ तो आपने देख ली कि ग्लोबलाइजेशन के लिए वो कौन सा फैक्टर इनेबल है करता है या किसकी वजह से आज ग्लोबलाइजेशन इतना फास्ट हो गया है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी के ये पॉइंट्स आप लर्न करो। एंड योर नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट, जैसे मैंने बोला लिबरलाइजेशन। तो पहले ये जान ले कि ये है क्या। पेज नंबर 64 से मैंने इसे लिया है, आप वहाँ चेक करो, एनसीईआरटी का ये बुक है। इट मीन्स रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स इन अनदर वे वी कैन से लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। इसका सीधा मतलब है कि थोड़ा मैं क्लियर करूँ यहाँ पे, एक मिनट। अभी आप देखो, इसका सीधा सा मतलब है कि रिमूव करना ट्रेड बैरियर को। अब पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ट्रेड बैरियर क्या है, तो मैंने आगे से क्लियर किया है। बट यहाँ पर मैं लिबरलाइजेशन एक बार बता दूँ कि ट्रेड बैरियर को रिमूव करने का मतलब ही ये होता है कि बहुत इजीली आप अपने ट्रेड बैरियर को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मतलब मैं और आप नहीं रिमूव कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट करती है। मैंने उनके तरफ से ही आपको समझाने की कोशिश की है। ट्रेड बैरियर लगाना या रिमूव करना दोनों ही पब्लिक के हाथ में नहीं होता। ये उस जगह की गवर्नमेंट ये फैसला ले सकती है या लेती है। तो ये ट्रेड बैरियर्स का सीधा सा मतलब, लिबरलाइजेशन का मतलब ही ये होता है लचीले, वैसे मैं ये बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा छूट दे देना, इसको ऐसे आप समझो। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है छूट दे देना, रिमूव कर देना। छूट कैसे आप दे रहे हो, तो आप जो आपने जो ट्रेड बैरियर लगा रखा है उसको हटा दो, रिमूव कर दो। तो गवर्नमेंट यही करती है जिससे लिबरल आप हो जाते हैं। इसको समझने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको हम ऐसे कहें, इन अनदर वे वी कैन से लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसको आप ज़रूर एक बार अंडरलाइन कर लेना। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट यानी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है ताकि वो ग्लोबलाइजेशन को इनवाइट कर सके। और ये हमारे यहाँ एक्चुअली 1991 में शुरू हुआ है। और मैंने आपको बताया भी है कुछ इन्फॉर्मेशन इससे पहले जो क्वेश्चंस थे, जिसमें मैंने दिया है कि WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि कैसे इसमें शुमार हुआ। तो ये सारे डिटेल्स जो है पेज 64 से मैंने लिया है और वहाँ पर आप चेक करो, आपको मिल जाएगा। अब बात यहाँ पर आती है कि लिबरलाइजेशन तो हो गया, यानी गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज तो बना दी जिससे कि वो दूसरे को अट्रैक्ट कर सके। इन्हीं चीज़ों के लिए मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया, मैं एक बार यहाँ दिखा दूँ, जहाँ मैंने आपको सेज और बाकी चीज़ बताया है ना। तो आपने होपफुली लिखा होगा और नोट्स बना लिया होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर किस तरह की सेज और बाकी चीज़ों के बारे में जो जानकारी दी थी आपको इससे पहले वाले वीडियो में। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जब ट्रेड बैरियर गवर्नमेंट हटा लेती है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाकर, यानी जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने लिए पॉलिसीज़ बनाती है। जैसे अभी की बात करूँ तो अभी भी गवर्नमेंट अपनी कुछ पॉलिसीज़ बना रही है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ इसी एग्जाम्पल में मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल पुट कर दूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि चाइना से पहले तो हमारे ट्रेड रिलेशन थे, लेकिन अभी इस लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई जिससे हमने चाइना को बैन कर दिया। तो उस पे ट्रेड बैरियर लगा दिया गया। ट्रेड बैरियर तो क्या, उसको उसको ट्रेड बैरियर तो क्या, पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। ट्रेड बैरियर अगर लगाकर उन्हें आने देंगे तो भी उनके लिए हमारे यहाँ आना इतना आसान नहीं होगा, और हो सकता है भविष्य में बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगाकर चाइना को ये इजाज़त दे दी जाए कि आप आकर फिर से ट्रेड करो, ठीक है। जो मैं आगे कुछ एग्जाम्पल में देने वाली हूँ, और बुक भी अगर आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ भी उनको बताने वाली हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में ही।
और ये ट्रेड बैरियर जो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, पहला कदम लिया गया 1991 में। और मैं आपको बता दूं, पहली बार जो है ये 1995 में डब्ल्यूटीओ के साथ इंडिया ने जो है कुछ ऐसे हस्ताक्षर किए जिससे कि दुनिया के ट्रेड को हम अपने यहाँ आने देते हैं। मैं इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि ग्लोबलाइजेशन को रोका गया था, बंद कर दिया गया था आज़ादी के बाद ही, क्योंकि माना यह जाता है कि विदेशी हमारे यहाँ आए थे और अपना वो तो व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो यहीं बस गए और हम गुलाम हो गए। तो वैसी ही चीज़ यहाँ उसके बाद जो बंद था, लेकिन फिर इसको ओपन किया गया क्योंकि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। ट्रेड बैरियर अगर लगा के आप रखते हो, ग्लोबलाइजेशन को आने नहीं देते हो, तो चीज़ें बहुत महंगी हो जाती है आपके यहाँ, डेवलपमेंट थोड़ा कम हो जाएगा। तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी, जैसे कि हम जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताऊं, जो कि इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ दो स्टोरी को भी डील कर रहा होगा। ये ट्रेड बैरियर है क्या? जैसे मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आपको बताया ना कि रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर यानी हटा देना। तो गवर्नमेंट हटाती है लगाती, दोनों ही चीज़ में इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है, और उसके बिहाफ पर वो या तो लगाती है या हटाती है। तो अभी ये समझें कि ट्रेड बैरियर ये है क्या, तो ये सब और इसके क्या मतलब फ़ायदे हो सकते हैं या नुकसान हो सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें मैं दो स्टोरी आपको देने वाली हूँ जहाँ मैं ज़्यादा क्लियर करूँगी, पर पहले मैं समझा दूँ कि ट्रेड बैरियर है क्या। तो ट्रेड बैरियर सिंपली, आप इसे पेज नंबर 64 पे चेक कर सकते हो, एनसीईआरटी। ट्रेड बैरियर आर imposed by the government by placing rules and regulations, tariff, import। सिंपली रूल्स लगाती बनाती है, कुछ रेगुलेशंस बनाती है, और उसके बाद आप जो है आप पे या फिर किसी कंट्री पे जो है वो बैरियर लगा देती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि जैसे चाइना से अभी हमारे रिलेशन ठीक नहीं है और वहाँ से सारे ट्रेड बंद हो गए, लेकिन आगे फ्यूचर में हो सकता है कि बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगाकर गवर्नमेंट ये अलाउ कर भी दे कि आप यहाँ आकर ट्रेड कर सकते हैं। ये तो खैर आगे देखेंगे क्या होता है, बस एग्जाम्पल देना था इसलिए मैंने वैसे दिया। और आज का जो एक्चुअली जिस जगह पे जाके मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ट्रेड बैरियर से को लगाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान। इनफैक्ट ट्रेड बैरियर से रिलेटेड ऑलमोस्ट मैंने यहाँ जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि ऑलमोस्ट ये 3 क्वेश्चन जो है उसी के फ़ायदे नुकसान वो क्या है उसके बारे में बता रहा है। जैसे आपने देखा 10 टू जो है क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट मैं आपको 13 तक जो है यही देने वाली हूँ कि ट्रेड बैरियर क्या है और उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो इस स्टोरी में आप देख लो क्वेश्चन नंबर 11। आज का क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, आज ये एक्चुअली आपका ये तीसरा ही क्वेश्चन नंबर है, क्योंकि मैं आगे से ही इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने सोचा कि ऐसे ही फाइल अपने लिए भी एक प्रिपेयर कर लूँ, सो दैट कि बाद में जब मैं आपको डील कर रही होंगी तो मेरे लिए भी इजी रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ कि दो स्टोरी का मैंने यहाँ पर पेज नंबर दिया है। एक स्टोरी है पेज नंबर 60 जो कि चाइनीज टॉय इन इंडिया की स्टोरी है, और पेज नंबर 68 राइजिंग कंपटीशन स्टोरी ऑफ रवि। ये दो स्टोरी मैं यहाँ देने वाली हूँ, और उससे पहले आप क्वेश्चन देखो और उस क्वेश्चन में मैं कैसे इस दो स्टोरी को पुट करती हूँ और फिर मैं आंसर आपको दूंगी। तो आप देखो कि यहाँ पर वाई डू कंट्रीज इम्पोज ट्रेड बैरियर, कंट्री क्यों लगाती है ट्रेड बैरियर। पहला क्वेश्चन तो यही है। तो सिंपली अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो कंपनीज सॉरी गवर्नमेंट से ट्रेड बैरियर इसलिए लगाती है। यहाँ पर मैंने कंट्रीज दिया है, दैट मीन्स उस कंट्री की गवर्नमेंट। तो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर इसलिए लगाती है ताकि वो अपने देश के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको वो सेव कर सके, बचा सके। अब मैं यहाँ दो स्टोरी आपको दे दे रही हूँ, होपफुली आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मुझसे सुनिए। खोल लीजिए बुक के पेज नंबर 60 पे चाइनीज़ टॉय की स्टोरी है इन इंडिया। तो वो मैं आपको पहले बता दूँ, चाइनीज़ टॉय की स्टोरी में ये बताया जा रहा है कि जैसे ही ग्लोबलाइजेशन ओपन हुआ, शुरू हुआ, वैसे ही चाइना चाइना को भी, बाकी लोगों को भी इजाज़त मिली, बट यहाँ चाइना की स्टोरी दी गई है। चाइना से टॉयज़ हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा तादाद में आया, और इतने सस्ते आए कि हम इंडियंस भी वो अपने देश का कोई टॉय खरीदने से ज़्यादा बेहतर हमें क्या लगा कि भाई हम चाइनीज़ टॉय खरीदें, क्योंकि वो बहुत सस्ते थे।
क्यों सस्ते थे? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो बहुत अच्छे से उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मेकिंग कॉस्ट है वो बहुत कम हो गई। और ऑब्वियस है, कॉस्ट ही अगर कम हो गया तो वो आसानी से कम दाम में हमारे यहाँ बेच रहे थे और कम दाम में बेच रहे थे, जिसकी वजह से हम इंडियंस अपना सामान छोड़कर उनका ले रहे थे। यहाँ पर देशभक्ति नहीं आती। तो इस तरीके से आपने ये काम किया, या फिर जिसकी वजह से आज की डेट में आप बुक का डेटा अगर देखते हो तो बुक के डेटा के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, 70 to 80% हमारी जो टॉय इंडस्ट्री थी वो कंप्लीटली खत्म हो गई। यानी हमारे देश का 80% टॉय मार्केट चाइना ने कवर कर लिया। और वो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो टॉयज़ बना रहे थे, वो बंद हो गई। सिर्फ 20% बची है, वो भी बहुत जद्दोजहद करी। अभी भी इंडियन मेड टॉयज़ जो हैं वो सस्ते नहीं हैं, महंगे हैं। अभी भी लोग जब जाते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो उनको बहुत अच्छा लगता है कि चाइनीज़ मेड टॉय बहुत देखने में अच्छा और ये होता है, और वो सस्ते दाम में मिल जाता है। आप में से बहुतों को लग रहा होगा ख़राब भी हो जाता है। जी हाँ, ख़राब हो जाता है, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी कम होती है। इंडियन वैसा ही टॉय अगर आप इंडियन लेते हो, इंडियन मेड लेते हो, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियस है, मनी भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये वो कहानी है। तो इस वजह से मैंने अब इससे रिलेट करूँ, व्हाई डू कंट्रीज इम्पोज ट्रेड बैरियर। तो अगर हमारे देश में ट्रेड बैरियर होता तो वो 80% मार्केट जो चाइना ने कवर कर लिया वो नहीं होता, हमारे देश में इंडस्ट्री चल रही होती। ये अलग बात है कि बीइंग कंज्यूमर हम और आप जो है महंगे टॉय ही खरीद रहे होते, सस्ते टॉय का ऑप्शन नहीं होता, कोई अपने बच्चे को शायद टॉय ना दे पाता। तो ये भी एक पॉइंट है। दैट मीन इनके आने से एक बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन दूसरे फ़ायदे ये हुए कि बहुत लोगों के पास इसकी पहुँच हो गई, क्योंकि उसकी कीमत कम थी। तो आप दोनों पॉइंट को देखोगे, और उन दोनों पॉइंट से रिलेटेड मैंने यहाँ क्वेश्चन डाला है, और नेक्स्ट भी मैं आपको इस यहीं बता देती हूँ क्योंकि ये इससे रिलेट कर रहा है। पेज 68 पे स्टोरी है, राइजिंग कंपटीशन स्टोरी ऑफ रवि। एक तो आपने ये कहानी सुनी, उसके बाद रवि तमिलनाडु के एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और इन्होंने जो है एक कैपेसाइटर की इंडस्ट्री लगाई थी, और छोटी सी स्मॉल इंडस्ट्री लगाई। कैपेसाइटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगने वाला एक इक्विपमेंट होता है, जो टेलीविज़न जितने भी हाउस होल्ड चीज़ है ना, वॉशिंग मशीन, आपके माइक्रोवेव, सब में ये लगता है। तो ये वो बनाया करते थे और सेल किया करते थे। इन्होंने अपनी कंपनी जो 1992 में शुरू की, और ये 3 साल के अंदर ही, दैट मीन 1995 जाते-जाते ही इन्होंने अपना जो है प्रोडक्शन बहुत बढ़ा लिया, और 20 एम्प्लॉइज़ को इन्होंने एम्प्लॉय कर लिया, क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट को खरीदने वाले थे, इंडिया की बड़ी-बड़ी जो टेलीविज़न कंपनियाँ थी, वो उनके कैपेसिटर को ले रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 2001 में गवर्नमेंट ने एक ग्लोबलाइजेशन के लिए एक साइन किया, और डब्ल्यूटीओ के साथ। उसके बाद जो स्टोरी बदली वो कुछ ऐसा हुआ कि बाहर से लोगों को आने का मौका मिल गया। लोग इतना सस्ता उठाकर लाने लगे कैपेसाइटर कि रवि का कैपेसाइटर उनके कैपेसाइटर से दुगने दाम का था। या फिर कुछ ऐसे भी कहो कि बाहर से जो कैपेसाइटर आ रहा था उसकी कीमत आधी थी। सपोज करो रवि के कैपेसाइटर की कीमत अगर 10 रुपीज़ थी, तो जो बाहर से सामान लेके आ रहे थे वो कहते हैं कि मैं तो 5 रुपए में दे रहा हूँ। तो कोई भी इंडियन कंपनी अब रवि का सामान ना खरीद कर वो जो बाहर से एमएनसी आई है उसके सामान को वो ले रही है। तो आपने देखा ना, यहाँ भी रवि की हालत खराब हुई, और बहुत सारे रवि जैसे तो ऐसे लोग थे जिन्होंने इंडस्ट्री बंद कर दी, क्योंकि वो चल ही नहीं सकता था, क्योंकि कोई भी महंगा सामान तो नहीं खरीदने वाला। तो ये है कहानी। अब मैं आपको यहाँ बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कहता है, वाई डू कंट्रीज इम्पोज ट्रेड बैरियर्स। कंट्रीज क्यों लगाता है ट्रेड बैरियर। सिंपली कंट्री इसलिए लगाता है कि वो जो है अपने देश के अंदर की जो इंडस्ट्रीज है उनको क्या कर सके, सेव कर सके। किस वजह से लगाता है, यहाँ मैंने दिया है, कंट्रीज इम्पोज ट्रेड बैरियर्स ड्यू टू दीज रीजंस। अब पहले रीजन क्या है, टू सेव डोमेस्टिक प्रोड्यूसर एंड डोमेस्टिक वर्कर्स फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। तो ट्रेड बैरियर लगाने की पहली वजह क्या है कि वो सेव कर सके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को और डोमेस्टिक वर्कर्स को इंटरनेशनल कंपटीशन से। आपने देखा, अगर ट्रेड बैरियर लगा होता तो रवि की कहानी में ये ट्विस्ट नहीं होता, और
जो है आराम से हो सकता था। रवि अपनी इंडस्ट्री को चला सकते थे। अगर यहाँ किसी को ये डाउट है कि ट्रेड बैरियर है क्या, तो मैं एक बार आपको बता दूं। जैसे मैंने अभी स्टोरी में बताया कि रवि जो है 10 रुपीज़ में कैपेसाइटर बना रहे थे, और बाहर से जो कंपनी आने लगी आपके यहाँ, जिसको कि चूंकि रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया, तो बाहर से जो कंपनी आने लगी उन्होंने 5 रुपये में बेचना शुरू किया। लेकिन अगर गवर्नमेंट को ट्रेड बैरियर लगाना होता, ग्लोबलाइजेशन ओपन रखेंगे लेकिन हम ट्रेड बैरियर लगाएंगे, तो हमारी सरकार क्या कर सकती थी? जो बाहर से कंपनी कैपेसाइटर लेकर आ रही है, उससे क्या कहती कि ठीक है, आप आओ हमारे यहाँ कैपेसाइटर बेचो, लेकिन मुझे तो आपका 50% प्रॉफिट चाहिए। 50, जो भी आप सेल करते हो सामान, जिस जिस दाम का आप सेल करते हो उसका 50% टैक्स आप हमारे यहाँ भरो। ये मैं ज़्यादा बता रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। तो 50, तो सपोज करो वो 50% बोल देता, तब वो कहाँ से देता? अब समझो कि वो 5 रुपीज़ में सामान दे रहा है, तो 50% आप 5 रुपीज़ का 50% आप इजीली निकाल सकते हो। तो भी आप देखो कि वो फ़ायदे में होता है। तो मान लो कि आपने 5 रुपीज़ के हिसाब से मैं बताऊं कि भाई 5 रुपये, जिनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो तो उनको मैं ऐसे समझाऊं कि 10 रुपीज़ का सामान रवि का था, और जो वो लेकर आ रहे थे उन्होंने बोला वो 5 रुपीज़ में बेचेंगे, लेकिन बैरियर लगाने के बाद टैक्स बैरियर में इतने सारे रूल्स लगाए कि भाई ये टैक्स देना होगा, यहाँ पे करना होगा, ऐसे जैसे एग्जाम्पल 50% का दिया, और भी बहुत सारे टैक्स लगाकर। दैट मीन कि जो बाहर से आने वाली कंपनी थी, अब उसके सामान की कीमत बढ़ गई, क्योंकि कोई भी आदमी अपने पॉकेट से तो अपने नहीं देने वाला ना, तो वो क्या करेगा? 5 रुपये में वो सामान ना बेचकर अब वो 10 रुपये में बेचेगा या 11 रुपये में बेचेगा। 10 रुपये में बेचेगा तब तो बराबर पे आ गए, यानी रवि भी 10 रुपये पे बेच रहा है और वो भी बेच रहा है। अब उसको मुनाफा उतना नहीं होने वाला, क्योंकि वो हमारी कंपनी, हमारी गवर्नमेंट को दे के जाने वाला है। लेकिन हाँ, ये बैरियर लगा देने पर उसके सामान की कीमत बढ़ जाएगी, और इस तरह से हम लोग जो है एक कंडीशन पे आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा गवर्नमेंट कर देती है, तो कई बार ये वो कंपनियां जो सस्ता कैपेसाइटर बना रही है, वो हमारे देश में ना आकर कहीं और चली जाएगी। तो एक तरफ तो कुछ फायदे, दूसरा नुकसान। अब वो दूसरे देश में चली जाएगी तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हमारे यहाँ है, तो उनको सस्ता सामान मिल सकता था, उनका प्रॉफिट बढ़ सकता था, तो वो तो कहीं और चला गया। तो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है कि आप ये मानकर चलो कि ट्रेड बैरियर सिंपली आपको लगाने के कुछ फायदे और न लगाने के कुछ नुकसान, यानी दोनों ही आपको यहाँ मैं दिखाने वाली हूँ। अब मैं चलूँ, मैंने बहुत टाइम आपका लिया इसमें, होपफुली आप समझ गए होगे, नहीं तो रिपीट करके चेक करो। अब नेक्स्ट जो है मैं बता दूं, नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ट्रेड बैरियर्स डिजाइन टू प्रिवेंट इंपोर्ट फ्रॉम एंटरिंग एनी कंट्री। ज़्यादातर जो ट्रेड बैरियर होता है वो ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि बाहर से जो आ रहे हैं उनसे बचाव हो, प्रिवेंट किया जाए, ठीक है, प्रिवेंट किया जाए बाहर से आने वाली कंपनी को। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि बाहर से कैपेसिटर बनाने वाली कंपनी जो 5 रुपये में ही बना लेती है, तो उसको रोकने की कोशिश तो ट्रेड बैरियर लगा के की जा सकती है, बट उसके भी कई सारे मेरिट और डिमेरिट हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, फॉर दिस रीजन अ पॉलिसी ऑफ हाई बैरियर टू ट्रेड इज रेफर टू एज प्रोटेक्शनिज्म। अब इसको मैं ऐसे घेर दे रही हूँ, बैरियर की जगह हो सकता है क्वेश्चन में कभी प्रोटेक्शनिज्म भी वर्ड आ जाए। तो ये इस वजह से जो पॉलिसीज़ होती है, एक पॉलिसी जो है हाई बैरियर की चुन ली जाती है, यानी हमारी गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पॉलिसी बना देती है जिससे कि वो अपने कंट्री के अंदर के इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचा सके बाहर की इंडस्ट्री से, क्योंकि बाहर में बहुत स्किल्ड चीज़ें हो रही है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस है, जिसकी वजह से वो सस्ते दाम में चीज़ों को बना ले रहे हैं। तो ये वजह थी कि क्यों लगाना चाहिए ट्रेड बैरियर, या गवर्नमेंट क्यों लगाती है या क्यों इम्पोज करती है ट्रेड बैरियर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो कि क्या फायदे हैं ट्रेड बैरियर के। कुछ फायदे भी हैं, एज आई टोल्ड यू कि ऐसा नहीं कि सारा नुकसान है। नुकसान तो आपने देख लिया कि क्यों लगाती है वो आपने देखा। अब फायदे देख लो, फिर मैं नुकसान बताऊं। फायदे सिंपली ये है कि एडवांटेज क्या है, एडवांटेज टू ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म या ट्रेड बैरियर के क्या क्या है। द पॉसिबिलिटी ऑफ बेटर बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ट्रेड में बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा। जैसे मैंने भी बोला कि रवि भी 10 रुपये में बेच रहा है और वहाँ भी जो है ये चीज़ मिल रहा है आपको।
तो बैलेंस एक क्रिएट आपको करना है, ठीक है। और बैलेंस इस मायने में भी यहाँ बताया गया है कि सपोज करो रवि 10 रुपए में बेच रहा था, जो बहुत मैं रिच लोग होंगे शायद उनके सामने रवि ये बेचने में कामयाब हो जाए कि भाई मेरा सामान तो बहुत अच्छा है, जैसे हमारे दिमाग में भी बात है। और हम जानते हैं कि चाइना का सामान बहुत अच्छा नहीं होता है, सस्ता होता है पर वो बहुत अच्छा नहीं होता, बट इंडिया के सामान की कीमत ज़्यादा होती है पर वो अच्छी होती है। तो कुछ वैसे ही पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ जो है बैलेंस कर लें। बेटर बैलेंस का यहाँ पर कुछ वैसे समझना कि अमीर भी यूज़ कर सकें और गरीब भी यूज़ कर सकें। होता क्या है, कैपेसिटर की कीमत घट जाने की वजह से आपने नोटिस किया कि मोबाइल वगैरह जो चीज़ें थी वो बहुत सस्ती हो गई। यहाँ पर मैं मोबाइल ऐड इसलिए कर रही हूँ, डायरेक्टली टीवी भी ऐड कर सकती थी क्योंकि जैसे मैंने बोला कैपेसिटर और इन चीज़ों का इक्विपमेंट उसमें होता है। तो टेलीविज़न भी तो आज हर घर में है क्योंकि उसकी कीमत क्या हो गई, घट गई। जब शुरुआती दौर की अगर बात की जाए तो उस दौर पे टेलीविज़न जब था दैट मीन कि 90s का वो टाइम था जब टेलीविज़न था, तो उस समय 90s से पहले, 90 के बाद तो ये आ गया ग्लोबलाइज़ेशन, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सस्ती होने लगी, बट उससे पहले का जो वक़्त था 85 84 का वक़्त था, तो उस समय टेलीविज़न्स वग़ैरह महँगी थी क्योंकि वो इंडिया में ही कैपेसिटर बनते थे और उन चीज़ों का यूज़ होता था, तो उस समय सामान महँगी थी। लेकिन अब चूँकि बाहर से सामान आने लगा तो कुछ सामान सस्ती भी हो गई, इसीलिए कह रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि बैलेंस क्या हो जाएगा, बेटर बैलेंस ऑफ ट्रेड। और ट्रेड का बेटर बैलेंस हो जाना दैट मीन महँगी चीज़ें भी हैं, सस्ती भी हैं। जो रिच है वो महँगा खरीद लो, जो रिच नहीं है वो थोड़ा सस्ता खरीद लो, तो बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इमर्जिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। और इससे क्या हो जाएगा कि अगर आप ये लगा लेते हैं तो थोड़ा ट्रेड बैरियर लगाया, थोड़ा नहीं लगाया, तो जो नई नई इंडस्ट्री आपके देश में बन रही है तो उसको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। इमर्जिंग दैट मीन जो अभी शुरू ही हो रही है, डेवलप हो रही है, थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोटेक्शंस ऑफ वर्कर्स जॉब। अगर आप ट्रेड बैरियर जो लगाते हैं तो इससे जो है वर्कर्स के जॉब का जाने का भी खतरा नहीं होगा। पता है, इसको मैं रिलेट कर दूँ वहाँ पे जो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था, और उससे भी पहले जैसे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मैंने आपको बताया था ना कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है कुछ रूल्स रेगुलेशन पे चलता है। तो वहाँ पे वर्कर्स के हित सुरक्षित होते हैं। और इस चैप्टर में मैंने बताया कि सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो गवर्नमेंट डेवलप करती है उसमें गवर्नमेंट लॉ में भी वो छूट देती है। आप डेफ़िनेटली चेक करना उसको। और इसके साथ मैं आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लॉस? ध्यान से आप चेक करना। व्हाट आर द लॉस में ऑकर इफ ट्रेड बैरियर्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट? क्या लॉस हो सकता है? फायदे नुकसान क्यों लगाना चाहिए? अब ये देखना है कि क्या लॉस हो सकता है अगर गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर इम्पोज कर देती। अगर ये कर रही है लॉस में ऑकर इफ ट्रेड बैरियर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। तो इम्पोज जब वो गवर्नमेंट के द्वारा कर देती है, अगर नहीं मैंने लगा देती है कि नहीं बाहर की कोई कंपनी नहीं आनी चाहिए हमारे देश में। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बाहर की कंपनी आएगी तो आने बाहर की कंपनी आने की वजह से हमारी जो टॉय इंडस्ट्री है वो लैप्स हो गई। रवि की जो कैपेसाइटर बनाने वाली कंपनी थी वो ख़त्म होने के कगार पर आ गई। तो अब आप समझो, वो तो कह रहे हैं कि ट्रेड बैरियर लगा दिया होता तो वो बच जाता, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ट्रेड बैरियर अब जब इम्पोज कर देते हैं, लगा दिया, मान लो रवि को बचाने के लिए और चाइनीज टॉय इंडस्ट्री से हमारे टॉय इंडस्ट्री को बचाने के लिए मान लिया गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया तो फिर क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? फायदे तो आपने देख लिए, नुकसान क्या होंगे? लैक ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। सबसे बड़ा नुकसान तो हमारी जो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति जो थोड़ी सुधर रही थी उसमें और नुकसान हो जाएगा। आर्थिक स्थिति क्यों सुधर रही थी? जो बाहर से लोग आ रहे थे वो टैक्स पे कर रहे थे। जैसे मैंने बताया, यहाँ अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है, सेज केवल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टैक्स नहीं देने का प्रावधान था, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए जैसे 5 ईयर्स के लिए। लेकिन ऐसे अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो हर जगह नहीं डेवलप किया गया ना देश के अंदर। तो अगर कहीं बाहर से कोई सामान आता है ना तो वो टैक्स पे करते हैं हमारी गवर्नमेंट को। तो वो टैक्स अगर बंद हो जाए, अगर आपने बैरियर लगा दिया तो वो आदमी हमारे यहाँ बेचने नहीं आएगा क्योंकि वो भी तो अपनी सुविधा देखेगा। और वो नहीं आएगा तो वो जो आपको टैक्स दे रहा था हमारी सरकार को वो नहीं देगा। तो आर्थिक स्थिति कैसी होगी? खराब ही तो होगी। तो लैक ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी
और दूसरा पॉइंट कहता है कि लैक ऑफ चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स। अब इसको वैसे समझो कि कंज्यूमर के पास चॉइस भी नहीं होगा, आपने लगा दिया रिस्ट्रिक्शन कि ट्रेड बैरियर कि बाहर से तो कोई कंपनी नहीं आएगी, ताकि हमारा तो रवि बनाए और रवि जैसे लोग बनाए और हमारी जो टॉय इंडस्ट्री है वो तो फले फूले हमारे देश में ही जो है। तो क्या होगा, जो जैसे मैंने बोला कि हर कोई उसे खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ बनने वाले सामान महंगे हैं। चूंकि बाहर से सामान हमारे देश में आने लगा, जिसकी वजह से सामान की कीमत घट गई, क्योंकि जो बाहर से सामान आ रहा था या आ रहा है, उसकी कीमत आज भी कम है। जो हमारे देश में बनने वाला सामान है उसकी कीमत ज़्यादा है। हालांकि मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल देने वाली हूँ जो बाहर की कंपनी हो और मोटा मुनाफा अपने देश ले जाती है। तो वो किसी और एग्जाम्पल, क्योंकि हर चीज़ को थोड़ा सा नाप तोल कर आप देखो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्या है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता दूं। कंट्रीज ऑल्सो हैव टू वरी अबाउट रिलेशनशिप फ्रॉम अदर कंट्रीज। और दूसरी बात, अगर हमारी गवर्नमेंट ने लगा दिया इतना सारा नुकसान झेल के कि भाई आर्थिक नुकसान हो गया, कंज्यूमर्स को अब चॉइस नहीं मिल रहा है, सारे सामान महंगे हो गए, भैया अमीर आदमी तो खरीद रहा है, गरीब आदमी ना खरीदे तो ना खरीदे, ये दो अगर झेल भी गए, तो तीसरा ये नुकसान होता है कि भाई जो दूसरे देश से हमारे रिलेशन है वो अच्छे भी नहीं रहेंगे। प्लस डब्ल्यूटीओ भी प्रेशराइज करता है कि आप ग्लोबलाइजेशन ओपन कीजिए, आप ट्रेड बैरियर हटाइए, क्योंकि दुनिया में एक दूसरे को बहुत अच्छे मार्केट के तौर पे जाना जाएगा। तो इस तरीके से और आपके देश में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी पॉपुलेशन है, यहाँ बहुत सारे सामान की सेलिंग हो सकती है। तो ये सब चीज़ प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बाहर से भी पड़ता है, क्योंकि होता है ना कि भाई दूसरे से अच्छे रिश्ते नहीं हैं, आप दो दोस्त हो, दोनों में से अच्छे रिश्ते नहीं है, तो आप अपने नोट्स नहीं बांटोगे, या फिर कोई ऐसी जानकारी आपको मिल जाए तो आप शेयर नहीं करोगे, तो रिश्ते खराब होने के ये भी तो नुकसान हो सकते हैं। तो ये है तीसरा नुकसान। यानी मैंने इस टॉपिक में आपको ये बताने की कोशिश की कि अगर गवर्नमेंट जो है ट्रेड बैरियर इम्पोज कर देती है कि भैया दूसरे से बाहर से तो कोई सामान लेके मत अंदर आओ, आपको ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये तीन प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। नेक्स्ट पॉइंट एंड टॉपिक, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये एमएनसी से रिलेटेड टॉपिक है। जो एमएनसीज हैं, इनफैक्ट मल्टीनेशनल जो कंपनीज है वो बिना एमएनसीज के तो चलती नहीं है। तो एमएनसीज जो है वो क्या कर रही हैं, तो एमएनसी का मतलब ही होता है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन या कंपनी। अब मैं यहाँ आपको बता दूं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है क्या, इज अ कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन्स कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट लीस्ट वन कंट्री अदर देन इट्स होम कंट्री। यानी हम उसी कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे, उसका कम से कम अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में कम से कम एक ब्रांच तो हो, तभी वो मल्टीनेशनल के दायरे में आता है। एक से ज़्यादा होते हैं, ये सिर्फ एक मिनिमम क्राइटेरिया है, यानी वैसी कंपनी को हम जो है मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे। अब मैं यहाँ आपको नेक्स्ट ले चलूँ, मल्टी, इसके भी फायदे और नुकसान दोनों हैं, तो आप बहुत ध्यान से देख लेना। आपकी बुक में बहुत ज़्यादा इस पर डिटेलिंग नहीं दी गई है, लेकिन मैं इसको यहाँ दे रही हूँ, हालांकि उसी से सब कुछ इसमें लिया है मैंने। और आपको मैं बता दूं, व्हाट आर द बेनिफिट्स एडवांटेज ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय एमएनसी। क्या फ़ायदे होते हैं अगर जो है गुड्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं एमएनसी के द्वारा, तो उसके कुछ फ़ायदे हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदे हैं। अब आप देखो कि क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो कोई बाहर की कंपनी आपके देश में आती है। जब बाहर की कंपनी आपके देश में कैसे आती है, जब ग्लोबलाइजेशन ओपन हुआ, जब ट्रेड बैरियर हटा, ठीक है। और ट्रेड बैरियर पर ही अब तक हम चर्चा कर रहे थे। ट्रेड बैरियर एक रोक है, अवरोध है, जो गवर्नमेंट अपने देश की इंडस्ट्रीज को सेव करने के लिए लगाती है। तो अब मैं बताऊं कि एमएनसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, एमएनसीज हमारे यहाँ हैं, दैट मीन कि गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर हटाया है। और हटाने के नुकसान हमने देखे ही चाइनीज टॉय इंडस्ट्री पे और रवि की कहानी में। तो दैट मीन गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर हटा दिया है और ग्लोबलाइजेशन को ओपन कर दिया है। ओपन कर दिया है तो एमएनसी हमारे यहाँ आ गई है। पहला फायदा क्या है, क्रिएट वेल्थ एंड जॉब अराउंड द वर्ल्ड। जब एमएनसी आई ना, तो हमारे यहाँ जॉब की शुरुआत हो गई, बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होने लगी, क्योंकि बाहर की कंपनियां आई, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर वो सिर्फ आई, और इंडिया में आकर उन्होंने अपने प्लांट लगाए, यहाँ की ज़मीन इस्तेमाल किया, यहाँ के रिसोर्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन रिसोर्स, सबका इस्तेमाल किया और मोटा मुनाफा कमाया। तो मोटे मुनाफे की बात हम बाद में करेंगे, इनफैक्ट उसके डिसएडवांटेज में करेंगे कि उन्होंने उस मोटे मुनाफे का किया क्या।
लेकिन अभी तो हम फ़ायदे की बात कर रहे हैं, तो इससे हमारे देश के जो लोग थे उनको क्या मिली? जॉब मिली। तो इस तरीके से नया जॉब क्रिएट हुआ। सेकंड पॉइंट, देयर साइज़ एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस इनेबल्स देम टू बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज़। हाँ, ये ज़रूर है कि वो किस साइज़ की एमएनसी है। बहुत बड़े साइज़ की एमएनसी है तो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, छोटे साइज़ की है तो कम क्रिएट करेगी। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, enabling lower average cost and price for consumers। यही तो बात कर रही हूँ कि जैसे ही एमएनसी आपके यहाँ आई, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, ट्रेड बैरियर गवर्नमेंट ने हटा दिया, एमएनसी आ गई। जैसे ही ये आई, इन्होंने क्या किया, जो भी सामान इन्होंने बनाया उसकी कीमत जो थी वो घट गई, जो कि कंज्यूमर के लिए क्या रहा, बेनिफिट हुआ। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही सामान की कीमत घटी, अदरवाइज सामान बहुत महंगे थे, चाहे वो टॉयज हो, मोबाइल हो, टेलीविज़न हो, इन सब चीज़ों की कीमत महंगी थी। थी। अभी फिर महंगी इसलिए हुई है कि बहुत सारे चीज़ उस पर लगा दिए गए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वीडियो ऑलरेडी लंबा जा रहा है, तो मैं फटाक से कवर करने की कोशिश करती हूँ। और आपका जो ये नेक्स्ट पॉइंट है, और जो एमएनसी जब आती है तो ये लार्ज प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इसका प्लस पॉइंट है। और इसी के नेगेटिव में मैं देने वाली हूँ कि ये यहाँ पर कि ये अपने पैसे का क्या करती है। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ चेक करो कि ये लार्ज प्रॉफिट बनाती है, और जब जो है उसका ये अच्छा पहलू है कि वो इसमें उसका इस्तेमाल कहाँ करती है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करती है। तो ऑब्वियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करती है तो सिर्फ फ़ायदा उसे ही नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया को फ़ायदा मिलेगा। कोई भी एक डेवलपमेंट अगर होता है ना तो उससे ठीक है, जो डेवलप कर रहा है उसको बहुत फ़ायदा है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ को भी फ़ायदा होता है। ठीक है? नेक्स्ट है इंश्योर मिनिमम स्टैंडर्ड। यही बात मैं तभी से आपको बता रही हूँ कि एमएनसी के आने की वजह से चीज़ें सस्ती हो गई, जो हम हमारी लाइफ़ को लग्ज़रियस बना रहे होते, तो जिसकी वजह से हमारी जो लाइवलीहुड है वो बढ़ गई। दैट मीन आज हर कोई इस्तेमाल करने लगा ऐसी चीज़ जो कि पहले बहुत हाई स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता था, कि उस स्टैंडर्ड के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आज चूँकि उसकी कीमत घट गई, इसलिए आज जो है आप उनका इस्तेमाल करते हैं, और जिससे कि आम ज़िंदगी की जो स्टैंडर्ड, आम लोगों की जो ज़िंदगी थी हमारे देश में, उसका स्टैंडर्ड क्या हो गया, वो इंश्योर हो गया कि भाई इससे नीचे तो नहीं जाएगा। आज जैसे मिनिमम स्टैंडर्ड आज का मैं बोलूँ, लेटेस्ट स्टैंडर्ड तो हर किसी के पास मोबाइल है। चाहे वो आपके घर में काम करने वाले कोई लोग हों, एक नहीं, 2-2 3-3 मोबाइल है, और ऐसा नहीं है कि उनके पास ये नहीं है, वो भी अच्छी क्वालिटी वाले मोबाइल इस्तेमाल करने लगे। तो उनका लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो क्या हो गया, वो इंक्रीज़ हो गया, या मिनिमम स्टैंडर्ड जो है बहुत अच्छा बन गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी काफ़ी लंबा कर चुकी हूँ वीडियो को, जो आप देख लो। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, और ब्रैकेट में मैंने क्रिटिसिज्म डाल दिया। क्रिटिसिज्म अच्छा भी होता है, किसी बहुत अच्छे से अच्छी चीज़ का भी किया जा सकता है, क्योंकि जैसे हम जानते ही तो हैं कि हर अच्छी चीज़ का कुछ ना कुछ बुरा पहलू होता है। तो यहाँ पे मैं वो आपको बता रही हूँ एमएनसी का क्या डिसएडवांटेज या क्रिटिसिज्म है। तो अब सुनते हैं, ये दीज आर द डिसएडवांटेज और क्रिटिसिज्म ऑफ एमएनसी और मल्टीनेशनल कंपनीज। पहला डिसएडवांटेज है, companies are often interested in profit at the expense of consumer। अब ऑब्वियस है, एक ही चीज़ का दूसरा पहलू होता है। यहाँ पर कंज्यूमर को का कॉस्ट जो है वो लोअर करवा दिया था फ़ायदे में, और यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो केवल समाज सेवा करने आई है, वो तो क्या करती है, वो अपने मुनाफे कमाती है कंज्यूमर के कॉस्ट पे। तो अब जैसे मैं यहाँ ऐड करूँ, कंज्यूमर के कॉस्ट पे बनाने का मतलब यहाँ है कि जैसे अगर 2000 की मोबाइल आपने खरीदी, तो वो आप आपको खरीदने में बहुत सस्ता लगेगा कि 2000 में कोई मोबाइल मिलती है क्या? इतना सस्ता, ये सारा फीचर है, टच स्क्रीन है, ये है, वो है। तो सचमुच 2000 में कोई सामान नहीं मिलता, बड़ी आसानी से, आई मीन मोबाइल नहीं मिलता, आपको लगेगा ये बहुत अच्छा है। लेकिन आप ऐसे भी समझो कि उसके फीचर्स भी कुछ ना कुछ तो समझौता किए गए होंगे, वरना जादू की छड़ी थोड़ी ही है उनके पास कि उन्होंने घुमाया और बहुत सस्ता बना दिया। सस्ता नहीं है, बहुत सस्ता बना दिया। है अवेलेबल ऐसे मोबाइल मार्केट में हैं जो कि टच स्क्रीन है, ये फैसिलिटी है, और वो आपको इस रेट पे मिल रही है। दैट मीन कि एमएनसी ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सस्ती चीज़ बना दी, पर एक्चुअली अगर उसको लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो कंज्यूमर पर ही भारी पड़ने वाली है। इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पुट किया है मैंने। सेकंड पॉइंट, एमएनसी reserves huge amount of cash such as
अब इसी पॉइंट को आप ध्यान देना, यहाँ पे मैंने बताया था फ़ायदे में कि एमएनसी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसका इस्तेमाल वो कहाँ कर रही होती है, तो उसका इस्तेमाल वो कर रही होती है रिसर्च और बाकी चीज़ में। यहाँ पे मैंने दिया ना एडवांटेज में कि प्रॉफिट को यूज़ करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और यहाँ डिमेरिट में जस्ट उसी के अपोजिट क्या दिया मैंने कि भाई वो क्या करती है, लार्ज प्रॉफिट जो बनाती है वो उसका ह्यूज अमाउंट जो है वो अपने पास रख लेती है, उसका थोड़ा ही अमाउंट जो है वो ऐसे डेवलपमेंट के लिए कर रही होती है। अब जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है एप्पल कंपनी का, जो कि एक्चुअली कैलिफोर्निया यूएसए की कंपनी है, और ये जो है अपने कैश को रिजर्व, यानी जो भी ये अर्न करती है ना उसका 93% रिजर्व करती है। थिंक अबाउट इट, 100 रुपीज़ में 93 रुपीज़ वो रख लेती है, अपने देश ले जाती है, कोई ऐसे काम में नहीं लगाती, सिर्फ 7% में वो अपने सारे लोगों को सैलराइज कर लेती है और सब कुछ कर लेती है। तो आप समझो आपके देश का पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि आपके देश में भी एप्पल यूज़र तो है ना, तो वो यूज़र जो दे रहे हैं पैसा वो लेकर कैलिफोर्निया जा रहे हैं, तो ये नुकसान तो हुआ। तो एमएनसी के फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, यानी उसके कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज एमएनसीज डोमिनेंस क्रिएट डिफिकल्टी फॉर लोकल स्मॉल फर्म्स टू थ्राइव, सरवाइव। लोकल जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनका तो इनके सामने कोई वजूद ही नहीं है। एप्पल का फ़ोन है, आपको बोलने में भी भारी लगता है, तो सिंपली जो छोटी कंपनियां हैं इनके सामने तो इनका कोई वजूद ही नहीं है। और एप्पल की कहानी अगर हम देखें तो एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपने कंप्यूटर में 8 में पढ़ा है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एप्पल के लिए ही है, एप्पल का ही। आप जब इस्तेमाल एप्पल का अगर कुछ इस्तेमाल करते हो तो वो किसी और के ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन ही नहीं होता, उसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ही चाहिए। दैट मीन आपने एक बड़ा मार्केट कवर कर रखा है कि भाई अगर एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो यही इस्तेमाल करना है। एप्पल ने अपना ब्राउज़र भी बनाया है सफारी, तो बहुत सारे फील्ड में वो बढ़ चुका है। और कितना प्रॉफिट ले जाता है अपने पास, तो 93% प्रॉफिट वो ले जाता है। दैट्स इट डियर, वीडियो बहुत लंबा कर चुकी हूँ, एक्चुअली समझाना था और समझाने में इतना लंबा हो गया। सो डियर, नेक्स्ट वीडियो, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। आप चाहें तो इससे बहुत आसानी से जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, स्मॉल क्वेश्चन टाइप्स क्वेश्चन, वो आप क्रिएट कर सकते हो खुद भी। लेकिन हाँ, रेडी टू ईट के लिए मैं एक वीडियो और दे दूंगी जिसमें मैं ऑलमोस्ट जितने ऐसे क्वेश्चन एफएक्यूज की शक्ल में मैं दे दूंगी, बहुत सारा मैंने दे दिया। और ये मैं एकदम प्रॉमिस आपसे करती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जितने ये जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में दिया है इनसे अलग बिल्कुल नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से होंगे, टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स। इतने तो आप काउंट कर लेना, इतने सब टॉपिक्स भी आपके बुक में नहीं होंगे जिनको मैंने निकाल के इसमें डाल दिया है। ओके डियर, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे डियर।